अ वेरी गुड डे टू एवरीवन। बेटा जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है क्लास 12th के लिए, और चैप्टर है उसमें चैप्टर अकाउंटेंसी के एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। दो अलग अलग चैप्टर हैं, बट ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर्स के लिए, और सेम ही तरीका है दोनों चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, इस जो टॉपिक है हमारा आज का, इसमें कोई चेंज नहीं है किसी चैप्टर के अंदर भी। तो बेटा ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाता है तुम्हें तो जो इस टॉपिक का क्वेश्चन है वो पेपर में 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, वो कंफर्म है, वो आना ही आना है हर हाल में। ठीक है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो टॉपिक का नाम है बेटा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हालांकि जिसका फॉर्मेट है काफी छोटा सा है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इसको एक छोटा सा फॉर्मेट रटवा देंगे बच्चों को। बट बेटा याद रखना, कोई भी चीज एक चीज कि अकाउंटेंसी हो या कोई और सब्जेक्ट भी हो, किसी चीज के अंदर भी कुछ रटने वाला नहीं है। हर चीज का अपना अपना एक लॉजिक है। अगर तुम्हें वो लॉजिक समझ में आ जाता है तो तुम उस चीज कभी नहीं भूलोगे, अपनी लाइफ टाइम तुम्हें वो याद रहेगी। लेकिन रटोगे तो एक टाइम के बाद तुम्हें वो भूल जाएगा। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे विद फुल फ्लेज लॉजिक। तो देखो, टॉपिक का नाम है बेटा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो री का मीनिंग क्या होता है? दोबारा, यानी अगेन। ठीक है, तो मतलब दोबारा वैल्यू करना किसकी? एसेट्स की या लायबिलिटीज की। ठीक है, मतलब हमें दोबारा से वैल्यू निकालनी है किसकी? एसेट्स की और लायबिलिटीज की। ठीक है, तो जब हम किसी जो चीज हमारे पास है, जैसे मान लो मैंने गाड़ी ली 10 लाख रुपए की, और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हर साल उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज डेप्रिशिएट हो जाती है। तो आफ्टर 5 ईयर्स जो मैंने गाड़ी 10 लाख रुपए की ली थी पहले, तो उसकी वैल्यू 5 लाख हो जाएगी। लेकिन जब मैं उसे मार्केट में सेल करने के लिए गया तो उसकी वैल्यू मुझे पता लगी कि उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए रह गई। तो मेरे अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 5 लाख थी, लेकिन अब जब मैं उसकी वैल्यू दोबारा निकाल रहा हूं तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। कितनी कम हो गई? 2 लाख रुपए कम होके 3 लाख उसकी वैल्यू बच गई। और ऐसे ही बेटा, जैसे कि मान लो मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मतलब किसी कंपनी के मैंने शेयर्स खरीद लिए। जब मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो आज जब मैंने खरीदा तो एक शेयर 100 रुपए का था। मान लो मैंने शेयर एक ही खरीदा है, तो एक शेयर सिर्फ 100 रुपये का खरीदा मैंने, लेकिन कुछ एक साल के बाद उसकी वैल्यू 150 रुपीज हो गई। तो 1 शेयर इक्वल टू नाउ 150 रुपीज। तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट्स का पार्ट है, तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो ऐसे ही बेटा, जैसे मैंने मान लो मुझे बैंक का लोन पे करना है, तो मैं कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, तो जो मैं इंस्टॉलमेंट अगर कोई पे नहीं कर पाया, तो फिर जो बैंक है उतना जो रेट ऑफ जो उसका पेनल्टी वगैरह मुझे पे करनी पड़ेगी। जो मेरी बैंक लोन की लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। तो जब मैं किसी चीज की वैल्यू दोबारा निकालूंगा, एसेट्स की या लायबिलिटीज की, तो बेटा पॉसिबिलिटी है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। हाँ, पॉसिबल है कि कोई चेंज ना भी हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो लेकिन जनरली क्या होता है, कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो जब भी मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दोबारा निकाली बेटा, तो यह पॉसिबिलिटी है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। और सेम ही चीज यहां पे होगी लायबिलिटी के साथ भी। पॉसिबल है कि इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। अब बेटा जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, हम इस टॉपिक को एक सेपरेट अकाउंट है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो इस पर्पस के लिए बनाया जाता है, मतलब जो चेंज वैल्यूज हुई हैं कि उसमें कितना चेंज आया एसेट और लायबिलिटी में, उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए बेटा हमारे पास एक सेपरेट अकाउंट है, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसका जो नेचर है बेटा वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का अकाउंट। ठीक है, तो क्लास 11th में सिखाया जाता है नॉमिनल का रूल क्या होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो अब एसेट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज इसी बेस पे चेक करेंगे, जो मैंने रूल तुम्हें बताया नॉमिनल नेचर का, कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब कोई एक्सपेंस या लॉस होगा तो उसे डेबिट कर देंगे, और कोई गेन या इनकम होगी तो उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है,
तो देखो एसेट की वैल्यू अब इंक्रीज हो रही है, पहला चांस यहाँ पे है। वही एग्जांपल जो मैंने तुम्हें दिया अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने शेयर में इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगाया तो 100 रुपये, उसके बाद वैल्यू होगी 150 रुपीज, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो मेरे लिए फायदा है। मेरे लिए क्या है, फायदा है। कोई चीज मैंने खरीदी 100 रुपए की थी, बट आज जब मैं उसको जाऊंगा बेचने के लिए मार्केट में तो मुझे पैसे उससे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये मेरे लिए फायदा है, तो ये मेरा गेन हो। ऐसे ही जो कार वाला एग्जांपल था बेटा, उसमें तुम्हें पैसे अब कम मिल रहे हैं, तो अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो ये मेरे लिए लॉस हो गया, ये मेरे लिए लॉस हो गया। ठीक है, लाइबिलिटीज के बारे में बात करें तो मुझे किसी को पहले 10,000 रुपीज पे करने थे, बट अब मुझे किसी वजह से उसको 12,000 रुपीज पे करने पड़ गए, तो मुझे उसको जो अमाउंट है वो ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो ये मेरे लिए नुकसान हो गया। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या है बेटा, मेरा लॉस है। क्या है बेटा, मेरा लॉस है। और वैसे ही मान लो मुझे किसी को 10,000 पे करने थे, बट उसने बोला चल कोई बात नहीं तो मुझे 9,000 ही पे कर दे, तो उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे अब पैसा कम पे करना है, तो ये मेरे लिए फायदा हो गया। तो डिक्रीज होना लायबिलिटी का ये मेरे लिए गेन है। ठीक है, तो अब देखो जो रूल था नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, मतलब जो लॉस है उसे हम डेबिट कर देंगे। तो लॉस बेटा एक तो ये है, तो ये आ जाएगा हमारा डेबिट साइड में, और एक लॉस ये भी है, तो ये भी आ जाएगा बेटा हमारा डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, कोई नोट ना करे बेटा, पहले समझ लेना। और उसके बाद इंक्रीज की बात करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो गेन है वो मेरा क्रेडिट साइड में आएगा, तो एक गेन यहाँ पे है, तो बेटा ये क्रेडिट साइड में आएगा मतलब, और ये वाला गेन भी किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो एसेट का इंक्रीज होना कहाँ शो होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सिमिलरली एसेट्स का डिक्रीज होना कहाँ शो होगा, डेबिट साइड में ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। और लायबिलिटी का इंक्रीज शो होगा, लॉस है तो डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन अकाउंट की, और ये डिक्रीज इन लायबिलिटीज शो होगा क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इस तरह तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के इन चीजों को ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब एक बार वीडियो पॉज कर लो बेटा, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करना, फिर नोट करना इसको। देखो बेटा, जो अब हमारा फॉर्मेट है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे तुम्हें अभी पीछे बताया मैंने कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, तो ये डेबिट साइड होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट की, सबको पता ही होगा, और ये वाली क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो फॉर्मेट वही सिंपल सा है जो हर एक अकाउंट का होता है, नॉर्मल पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो डेबिट साइड में क्या आता है, डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी, जो पीछे बता दिया क्यों आता है, इसका रीजन तुम्हारे पास है पीछे, और इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, नॉर्मली सब लोग क्या करते, तो मैं डायरेक्टली ये सिखा देते हैं, तो पीछे क्यों आया ये कोई बताता नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा, इतना तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जैसे कई बार होता है ना, हम घर में कुछ चीज सामान ढूंढते हैं, ठीक है, वो तो मिलता नहीं लेकिन साथ में कुछ और मिल जाता है। तो ऐसे ही जब हम एसेट्स की या लायबिलिटीज की जब रीवैल्यू कर रहे होते हैं, तो कोई नई एसेट भी हमें मिल जाती है, कोई नई लायबिलिटी भी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। तो बेटा मान लो कोई एसेट मेरे पास पहले थी ही नहीं, लेकिन अब वो आ गई। मान लो मैंने कहीं पैसे इन्वेस्ट करके मैं भूल गया, तो मैंने उसको कहीं अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड किया ही नहीं था। ठीक है, तो लेकिन अब मैं जब दोबारा से अपनी एसेट्स की वैल्यूएशन कर रहा था, तो क्या देखा मैंने कि एक एसेट्स है, एक इन्वेस्टमेंट पड़ी है मेरे पास जो पहले कहीं रिकॉर्ड नहीं थी, तो उसको बोलते हैं बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अब ऐसे पहले एसेट 0 थी, अब एसेट बढ़ गई, तो बेटा काइंड ऑफ इंक्रीज ही है, वो काइंड ऑफ इंक्रीज ही है। तो इंक्रीज इन एसेट कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो सेम वे में जो अनरिकॉर्डेड एसेट है ना बेटा, वो भी यहां चाहिए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और सिमिलरली जैसे कि मुझे कोई लायबिलिटी मिल गई, तो लायबिलिटी पहले 0 थी अब बढ़ गई, तो वो भी क्या इंक्रीज इन लायबिलिटी है। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी के साथ वो भी इस नाम यहाँ पे अनरिकॉर्डेड
लाइबिलिटीज के नाम से डेबिट साइड में आ जाएगी। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट हो गया तुम्हारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, एसेट का डिक्रीज होना, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का। क्रेडिट साइड के अंदर एसेट का इंक्रीज होना, लाइबिलिटी का डिक्रीज होना और अनरिकॉर्डेड एसेट का मिलना। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे तुम्हें बताया था नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी जो ये साइड है फायदे वाली है, ठीक है, और ये साइड थोड़ी सी नुकसान वाली है। अब इसके बाद हम इस अकाउंट का टोटल करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है टोटल या तो यहाँ का ज्यादा आएगा या फिर यहाँ का ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर टोटल यहाँ का ज्यादा आता है, क्रेडिट साइड टोटल क्या आता है, ज्यादा आता है। मान लो यहाँ पे इन सब का अमाउंट मिलाकर 5 लाख रुपीज आ गया और इन सब का मिलाकर 3 लाख रुपीज आ गया, तो मुझे जो फायदा हो रहा है वैल्यूएशन करके एसेट और लाइबिलिटीज को, वो 5 लाख रुपीज का हो रहा है, बट नुकसान कितना, अल्टीमेट 3 लाख रुपीज का। तो जो नेट है वो नेट क्या फायदा है, नेट क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट क्यों आया, बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन। तो 5 लाख इधर ऑलरेडी है, 3 लाख इधर है, तो बैलेंस जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो तुम्हारी यहाँ पे आएगी। तो वो किस नाम से आएगी बेटा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन के नाम से, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन के नाम से आएगा तुम्हारा 2 लाख रुपीज। ठीक है, और ऐसा करते क्या है बेटा, इसको डिवाइड करेंगे, अगर एडमिशन की बात कर रहा हूं अभी मैं, डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, एडमिशन की बात है, इन देयर ओल्ड रेशियो। तो जो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो। और लेकिन अगर ये एडमिशन के लिए था बेटा, अगर रिटायरमेंट के लिए होता है तो बस ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा, वहां डिवाइड बिटवीन ऑल आ जाएगा, वहां सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। ठीक है, एडमिशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है और रिटायरमेंट के अंदर जो ये है सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। अब जो सिचुएशन मान लो इसकी अपोजिट होती, ठीक है, जैसे 5 लाख यहाँ होता और 3 लाख यहाँ होता, तो लॉस हो जाता, तो क्या होता, लॉस हो जाता। तो फिर लॉस इस तरफ आता है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन बेटा तुम्हारा इस तरफ आता है। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट है वो इसका भी सेम ही है। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा उनकी ओल्ड रेशियो में, और रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा उनकी ओल्ड ही रेशियो में। ठीक है, ये फॉर्मेट की बात हो गई। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लो कोई एसेट, जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी थी, वो मेरे पास 5 लाख रुपीज की थी, लेकिन अब जब मैंने उसकी वैल्यूएशन दोबारा करी तो वो 7 लाख की हो गई। तो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर 7 लाख नहीं आएगा, सिर्फ जो चेंज हो रहा है ना बेटा सिर्फ वो आएगा, यानी 2 लाख रुपीज। तो इंक्रीज इन प्लांट मशीनरी यानी इंक्रीज इन एसेट मेरा कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी लिखकर 2 लाख रुपीज यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो प्रॉफिट और लॉस हम निकाल लेंगे जैसे भी होगा। और बेटा ये प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है इसको एंड में हम कैपिटल अकाउंट में, जो मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वहां पे इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बताना जरूर। कोई डाउट हो बेटा तो ये मेरा नंबर है 9812361611। ठीक है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं, और कुछ भी और पूछना हो तो आप बेशक से इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप जो आप चाहें वो कर सकते हैं। थैंक यू।